Hello students and friends, welcome to physics video classes, understanding physics, and today we are with lecture number 24 of our first unit of physics, that is electrostatics. So students, आज के लेक्चर में हमें क्या करना है? बेटा मैं आपको बता देता हूं कि हमारा सिलेबस बोर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे आपको कैपेसिटर में ही बताने हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हैं, और अगर उनको मैं आपको अलग से आज नहीं बताऊंगा तो शायद आपसे उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होंगे भी नहीं. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अनदर हेडिंग फ्रॉम कैपेसिटर ओनली एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर. Values of various physical quantities related to a charged capacitor when a dielectric slab is inserted between its plates. ये तो हमारा हेडिंग है. वैल्यूज ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू अ चार्ज कैपेसिटर. अब क्या फिजिकल क्वांटिटीज हमारे चार्ज कैपेसिटर के साथ रिलेटेड हो सकती हैं? बेटा चार्ज कैपेसिटर के साथ रिलेटेड है उसका खुद का कैपेसिटेंस, उसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी प्लेट्स पर कितना चार्ज है तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी बात करेंगे. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा बिटवीन द प्लेट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है उसके पास. ये सब फिजिकल क्वांटिटीज एक चार्ज कैपेसिटर के साथ रिलेटेड होती हैं. ठीक है, अगर आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर है, सपोज वी आर हैविंग अ चार्ज कैपेसिटर इनिशियली, अभी इनिशियल लेवल पर देखते हैं क्या है. इनिशियली एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है. कैपेसिटेंस C. ओके, और स्टूडेंट्स उसको हमने एक बैटरी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी या विद द हेल्प ऑफ अ सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अगर इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इस कैपेसिटर को भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बच्चों? कैपेसिटर को भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही मिला. ओके, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V. So if a capacitor of capacitance C is connected to a supply of potential difference V, कितना चार्ज आएगा उसकी प्लेट्स पर? Q is equals to CV. बेटा कैपेसिटर के लिए Q is equals to CV फॉर्मूला था, आप इसको ऐसे याद कर लो जिसे रेजिस्टर के लिए 10th क्लास में V is equals to IR याद किया था. ठीक है ना, ऐसे कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला है Q is equals to CV. सो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? Q is equals to CV. अभी इसके ऊपर इनिशियली ये चार्ज है, चार्ज इज इक्वल्स टू Q, और Q की वैल्यू क्या है? CV. द वैल्यू ऑफ Q इज CV. ओके, अब चार्ज अगर है तो चार्ज डेंसिटी भी होगी. चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं तो हम कौन सी चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं कैपेसिटर के लिए? बिकॉज़ कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ प्लेट्स जिनके पास होता है सरफेस एरिया A, तो हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की. सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और वो होता है Q by A. सपोज द प्लेट एरिया इज A. ओके, जो हम मानते हैं प्लेट एरिया इज A, सो Q क्या है? CV अपॉन A. दिस विल बी CV अपॉन A. CV अपॉन A. क्योंकि वैल्यू यहां से उठाकर यहां लगा दी है. CV अपॉन A. 1 2
3 4 सरफेस चार्ज डेंसिटी तक हम आ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां? प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। याद है ना, v इंटू डी करके निकालते थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनिशियली इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल्स टू v इंटू डी करके जो आंसर आता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब यहां पर फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम है, ओके। और सिग्मा का आंसर CV अपॉन A है, यही है ना, CV अपॉन A। सो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं CV अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ओके। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को मैं ED सिंबल से शो कर रहा हूं। ED इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और E ये रहा E, CV अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। जब आपको जरूरत हो यहां से वैल्यू उठाकर यहां लिख सकते हो, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो गया। तो कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, U सिंबल होता है उसका, हाफ CV स्क्वायर। C उसका कैपेसिटेंस, V उसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस। बट ये हमारे अभी इनिशियल कंडीशंस हैं, ओके। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज इसके साथ रिलेटेड है। क्या बोला था हमने? वैल्यूज ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू अ चार्ज कैपेसिटर, रिलेटेड टू अ चार्ज कैपेसिटर। अभी यहां तक कर लिया, ठीक है, रिलेटेड टू अ चार्ज कैपेसिटर। ये कैपेसिटर चार्ज है, कनेक्टेड टू अ बैटरी है, और ये अभी क्वांटिटीज उसके साथ एसोसिएटेड हैं, ओके। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इनटू द नेक्स्ट प्लेट। कब? जब हमने उसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया तो इनमें से कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज चेंज होंगी और कैसे चेंज होंगी वो देखना है हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। बेटा पहला मेथड होगा कि आपने जिस सेल या बैटरी से उसको चार्ज किया है आप उसे हटा दें और फिर स्लैब लगाएं। दिस इज द फर्स्ट मेथड। एंड सेकंड विल बी कि आप इस बैटरी को ना हटाएं, इट विल रिमेन इन कांटेक्ट, और उसकी प्रेजेंस में ही, चार्जिंग बैटरी की प्रेजेंस में ही आपको स्लैब लगाना होगा। तो दो तरीके से आपके स्लैब को इंसर्ट कराने के तरीके आएंगे, ओके। तो हम पहले करेंगे रिमूव द बैटरी एंड देन इंसर्ट द स्लैब। ये वाला करते हैं पहले, ओके। रिमूव द बैटरी एंड देन इंसर्ट द स्लैब। तो मेरा कंडीशन फाइनली जो होगा, अब मैं फाइनली लिखने वाला हूं, कब? फर्स्ट remove the battery and then insert the slab. So students, ये फाइनल कंडीशन है हमारा। इस कंडीशन में अब आपको ये सारी वैल्यूज लिखनी है दोबारा, ओके। सो कैपेसिटेंस लिखेंगे पहले, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखेंगे, then charge we have to write and so on. But as we all know कि अगर हम स्लैब लगाएंगे इसके अंदर, स्लैब लगाएंगे, ओके, तो स्लैब लगाएंगे, उसका डायग्राम मैं बना देता हूं यहां पर आपके लिए। ये मेरा कैपेसिटेंस है, जो बैटरी यहां पर थी उसको हटा दिया गया है, दैट सेल हैज बीन रिमूव्ड। लेकिन उसको हटाने के बाद देन वी हैव टू इंसर्ट अ स्लैब। उसके बाद हमने एक स्लैब को इंसर्ट कराया एंड लेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज K। कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाओगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए। मान लो K,
के मिलेगा सिंबल, या फिर आपको सिंबल ये मिल सकता है एप्सिलॉन आर। इससे आप कंफ्यूज ना हो, एप्सिलॉन आर एंड के वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। या तो उसका आप इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो। तो वी विल यूज के, ओके। तो जब हम एक स्लैब लगाते हैं कंप्लीटली फिल्ड, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, हमने कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में किया था, क्या हो जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है। अगर इनिशियली कैपेसिटेंस सी था, अब मान लो सी डैश होगा, के टाइम्स बढ़ जाता है, के सी हो जाता है। सो इट हैज बीन इंक्रीज्ड, ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ओके, ये इंक्रीज हो गया। बेटा चार्ज की बात करते हैं पहले। देखो आप ध्यान से, जो सेल पहले इसको सप्लाई दे रहा था, मतलब चार्ज भी दे रहा था, उसने इसको चार्ज दे दिया है अब तक क्यू, क्यू चार्ज प्लेट्स पर है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ओके। और आपने सेल को यहां से हटा दिया। जैसे ही आपने इस सेल को हटाया, तो अब जो चार्ज इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर आ चुका था, वो कहीं नहीं जा सकता। कहां जाएगा, कैपेसिटर के ऊपर आ गया और आपने सेल को हटा दिया, अब वो चार्ज प्लेट्स पर है, प्लेट्स पर ही रहेगा जब तक आप वापस इस कैपेसिटर को कहीं कनेक्ट ना करें किसी सर्किट में इसे यूज करने के लिए, ठीक है। आपने तो इसको सर्किट से निकाल लिया है ना चार्ज करने के बाद, तो अब इसका चार्ज इसके पास ही रहेगा। इट मींस अब चाहे आप इसको सेल हटाने के बाद में स्लैब लगाओ या मत लगाओ, जो चार्ज इसके पास है वो उतना ही रहेगा, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज विल रिमेन सेम। तो चार्ज की हमने बात की, चार्ज रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, तो क्यू डैश क्यू ही रहेगा, रिमेन्स सेम, ओके, इट विल रिमेन्स सेम, क्यू डैश क्यू ही रहेगा। अब आपको दो चीजें पता चल रही, कैपेसिटेंस एंड चार्ज, और यू वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस इनकी प्लेट्स के बीच में जो पहले बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस आता था, ये सेल गवर्न करता था कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के ऊपर रहेगा, क्योंकि सेल क्या है, सेल है पोटेंशियल डिफरेंस देने की सोर्स। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस वो चाहता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर को मिल रहा था, लेकिन आपने अब सेल हटा दिया है, अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस बचा होगा उसके पास, अब वो देखना है। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली, Q is equals to CV, फाइनल कंडीशन में लगाना है ना, तो Q dash is equals to C dash V dash, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस V dash क्या हुआ, Q dash by C dash, Q dash by C dash हुआ ना। सो Q dash कितना है बेटा, Q dash तो Q ही है, Q dash रिमेंस सेम, Q dash के प्लेस पर आप Q ही लिखेंगे। एंड व्हाट इज C dash, C dash हो चुका है KC, K टाइम्स बढ़ गया था वो KC। सो ध्यान से अगर आप देखेंगे Q by C, ये Q by C क्या था, याद करो Q by C क्या था। अगर आप इस फॉर्मूले में Q by C कर लोगे तो क्या मिलेगा, V, पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस था Q by C, पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो V था पहले, V by K मींस V dash is equals to V by K हो चुका है, मतलब K टाइम्स डिक्रीज हो गया, V by K, K is greater than 1 ना, तो वो डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है V dash is equals to, वो रहा कैलकुलेशन, यू में कॉपी डाउन विद कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन के साथ कॉपी करें, इन रोज एंड कॉलम्स को थोड़े बड़े बड़े बनाएं कि आपकी कैलकुलेशन यहीं एडजस्ट हो जाए, ठीक है। सो V dash is equals to V by K, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं V by K, ओके, कैलकुलेशन कॉपी करेंगे बेटा, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय K टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q by A सिग्मा था Q by A, अब मैं देखूंगा सिग्मा डैश क्या होगा, सिग्मा डैश होगा Q डैश बाय A डैश। क्या एरिया चेंज हो रहा है प्लेट्स का, नहीं, उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, एरिया उतना ही रहेगा प्लेट्स का। और क्या चार्ज चेंज हुआ था, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज भी चेंज नहीं हुआ, तो Q डैश की वैल्यू Q है, A डैश की वैल्यू A है, तो सिग्मा डैश कितना रहा, सिग्मा ही रहा। अरे जब चार्ज ही चेंज नहीं हुआ तो चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज हो जाएगी, बिकॉज़ एरिया भी सेम रह रहा है, प्लेट्स चेंज नहीं की हमने इसके पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो ये सेम रहा, सेम, नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, ओके। अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन, मीडियम हैज बीन चेंज्ड, एप्सिलॉन m
ओके, एप्सिलॉन एम, और एप्सिलॉन एम सिग्मा डैश तो सिग्मा है, लेकिन एप्सिलॉन एम क्या होता है बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, के एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ई था पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या रह गया, ई बाय के। आपको याद होगा जब हमने कैपेसिटर से स्टार्ट किए थे, हमने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक जहां पर भी आ जाएगा वहां उसके स्पेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, ई बाय के। ई कहां पर था, वैक्यूम में, अब रह गया ई बाय के, ठीक है, प्रोवाइडेड कि अब वो कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब सेल या बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इसके अंदर कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। कंडीशन हैज बीन रिटन विद द हेडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड देन पोटेंशियल एनर्जी। आप खुद भी कर सकते हैं, भाई खुद भी कर सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ईडी डैश हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम और ई की जगह ई डैश का स्क्वायर। सो एप्सिलॉन एम क्या रह गया, के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, और ई डैश ई बाय के है, ई डैश इज ई बाय के का स्क्वायर। मैंने वाली कैलकुलेशन सारी यहीं कर दी, ऐसी आप सबकी कैलकुलेशन यहीं करेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे के अपॉन के स्क्वायर, एक के है यार, वो भी नीचे डिनोमिनेटर है, सो मेरा आंसर आ रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय के, एक के नीचे रह गया ना बाय के। सो द आंसर इज, जो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी था ईडी अपॉन के, ईडी अपॉन के, मतलब ये भी डिक्रीज हो गया, दिस इज आल्सो डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ, बाय फैक्टर ऑफ के वाले फैक्टर से ही डिक्रीज होगा, ठीक। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर का अब कितना होगा, u डैश इज इक्वल्स टू हाफ सी डैश v डैश का स्क्वायर होगा। c डैश का वैल्यू लाएंगे ढूंढ कर बेटा, यहीं से कहां से लाएंगे, ये रहा c डैश, के सी, और v डैश का वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं, v बाय के और उसका स्क्वायर। देखो k और k स्क्वायर, नीचे एक k रह जाएगा और बाकी रह जाएगा हाफ सीवी स्क्वायर, तो 1 अपॉन k हाफ सीवी स्क्वायर। देख लो आप ध्यान से, देखो इसको, 1 अपॉन k हाफ सीवी स्क्वायर। एंड व्हाट इज हाफ सीवी स्क्वायर, वो पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी पहले स्टोर थी u, तो इसके प्लेस पर आपने लिख दिया u बाय k, ये भी डिक्रीज हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी u डैश विल बिकम u बाय के, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस हमने सारे, ये भी डिक्रीज हुआ है, हमने सारे फैक्टर्स देखे कि किस फैक्टर के साथ क्या चेंज आता है, और हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं बेटा। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली भी याद करने हैं और ये रिजल्ट आपको निकालने भी आने चाहिए। कई बार प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव करो, फॉर एग्जांपल इसमें से क्वेश्चन आ जाए एनर्जी डेंसिटी का, कि प्रूव करो अगर हम बैटरी निकालने के बाद स्लैब इंसर्ट करेंगे तो उसकी एनर्जी डेंसिटी के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, तो ये प्रूव है ना, दिस कैलकुलेशन इज द प्रूफ, ठीक है। सो कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, ओके, दीज आर द रिजल्ट्स। कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर रहा है, बट कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही है, वो तो रिजल्ट हमने याद कर लिया था कि अगर आप स्लैब लगाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ा, दो चीजें सेम रही, चार्ज और चार्ज डेंसिटी, बाकी सारे फैक्टर्स के टाइम्स कम हो रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स के टाइम्स कम हो रहे हैं। देखो नीचे है सब में के टाइम्स डिक्रीज हुआ, के टाइम्स डिक्रीज हुआ, के टाइम्स डिक्रीज हुआ और के टाइम्स डिक्रीज हुआ, ठीक है, बाकी सब के टाइम्स डिक्रीज हुए हैं। कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज व्हेन यू आर इंसर्टिंग द स्लैब, बाकी को आपको ऐसे ही करना होगा, अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ व्हेन वी हैव रिमूव्ड द बैटरी फर्स्ट एंड देन इंसर्टेड द स्लैब, ओके। कॉपी कर लो आप इसको। So students, after doing this
फर्स्ट केस, ये हमारा फर्स्ट केस था, इसको मैं फर्स्ट केस लिख सकता हूं यहां पर। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या है, पहले हमने बैटरी को या सेल को रिमूव किया, फिर उसके बाद स्लैब लगाया। अब सेकंड केस होगा, मैं इसको भी यही करने की कोशिश करता हूं। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में विदाउट रिमूविंग द बैटरी वी विल इंसर्ट द स्लैब। ओके, विदाउट रिमूविंग द बैटरी। तो सेकंड केस करते हैं, सेकंड केस की कंडीशन लिख देते हैं, विदाउट रिमूविंग बैटरी इंसर्ट द स्लैब, इंसर्ट द स्लैब। ये हमारा कंडीशन है स्लैब लगाने का, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्लैब इंसर्ट कराना है। सो यही रोज में आगे कंटिन्यू कर देता हूं। देखिए इसका डायग्राम मैं आपको यहां देता हूं। वो जो बैटरी लगी हुई है ना, वो आपको हटानी नहीं, वो एज इट इज लगी रहेगी। वी पोटेंशियल डिफरेंस उसके पास जो था वो हटा नहीं, वो एज इट इज रहा। उसको बिना हटाए मैंने उसके अंदर स्लैब लगा दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और कंप्लीटली फिल कर दिया है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैपेसिटेंस को ही देखते हैं। स्लैब लगाएंगे तो कैपेसिटेंस तो बढ़ता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ K। वो पहले भी बढ़ा था और अब भी बढ़ा है, दोनों रिजल्ट आपके सामने, आप कंपेयर करोगे। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले V था, क्योंकि बैटरी लगी हुई थी, वो बैटरी तो अब भी लगी हुई है, तो बैटरी ही डिसाइड करेगी क्या पोटेंशियल डिफरेंस रहना है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बैटरी चाहती है पोटेंशियल डिफरेंस V रहे और उसकी प्रेजेंस में वो V ही रहेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। तो जो V डैश था, V डैश अब जो फाइनल V डैश है वो V ही रहेगा, इट विल रिमेन सेम। ये सेम रहा डिफरेंस। ओके। नाउ चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू CV। अब क्या करना है आपको, Q डैश इज इक्वल टू C डैश V डैश। सो Q डैश इज इक्वल टू, मैं यहां कैलकुलेट करूंगा, आप उसको अपनी रो में कंप्लीट करें। Q डैश इज इक्वल टू C डैश V डैश। C डैश क्या हो चुका है, KC, और V डैश तो चेंज नहीं हुआ ना, V डैश तो चेंज नहीं हुआ, V डैश रिमेन सेम। और ये CV क्या है, व्हाट इज दिस CV? CV है जो चार्ज पहले था, Q। सो चार्ज हो गया मेरा K इंटू Q, मतलब चार्ज इंक्रीज हो गया, K टाइम्स इंक्रीज हुआ है चार्ज। ओके, इस बार चार्ज इंक्रीज हुआ है, ये बन गया K Q, और ये हुआ है इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ K। नाउ एनर्जी डेंसिटी, नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन A डैश। Q डैश तो बन चुका है KQ, और A डैश A है, और QA क्या था, QA पहले वाला सिग्मा। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, अब आप इसको लिखोगे K इंटू सिग्मा, K इंटू सिग्मा। आप बेटा खुद करके देखें हाथ साथ साथ मेरे, वरना आपको लगेगा कि शायद ऊपर से जा रहा है आज लेक्चर। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। रेगुलर क्वेश्चन है इन कॉन्सेप्ट से, कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का भी आता है रेगुलर क्वेश्चन। ठीक है। पूछने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। 7 इधर है, 7 इधर है, 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं यहां से। ओके। सो सिग्मा डैश क्या हो गया, K सिग्मा इंक्रीज हो गया। अरे चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगा, पहले चार्ज सेम था, चार्ज डेंसिटी भी सेम रहा था, तो ये भी इंक्रीज हो गया बाय फैक्टर ऑफ K। ओके। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा जहां पर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होना चाहिए, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेट अस सी कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, मान लो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नई सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन नया वाला एप्सिलॉन, वो है एप्सिलॉन एम, इस मीडियम का एप्सिलॉन जो स्लैब आपने लगाया है उसका एप्सिलॉन एम। और एप्सिलॉन एम क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम के इस पे मैं यहां करूंगा इसको भी, ई डैश इज इक्वल टू सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन एम। अब सिग्मा डैश चेक करो क्या हो गया? के सिग्मा। और एप्सिलॉन एम क्या हो गया? के एप्सिलॉन नॉट। के कैंसिल्स के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहले वाला आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इज इक्वल्स टू ई ही आ गया। सेम। व्हाट इज दिस? हमने तो ये पढ़ा था सर कि अगर स्लैब लगाते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। हाँ पढ़ा था, इस कंडीशन में पढ़ा था बेटा, इस कंडीशन में पढ़ा था। कंडीशन थी ना वहां पर, आप उस कंडीशन में पढ़ते थे कि जब उस कैपेसिटर पे बैटरी लगी नहीं रहती थी, अब उस कैपेसिटर पे बैटरी लगी हुई है, वो नहीं हटाई हमने, अब कंडीशन चेंज हो गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। और आप डायरेक्टली सोचो ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो वाला याद है आपको? E इज इक्वल्स V इज इक्वल्स टू E इनटू D। जब V चेंज नहीं हो रहा है, D चेंज नहीं हो रहा है, तो हाउ कैन यू चेंज E? E को कैसे चेंज कर सकते हो आप? ठीक है, इसका अगर रीजन आपको देने के लिए आ जाए स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आप इसका रीजन दे सकते हैं बिकॉज surface charge density has been increased by a factor of k and as well as permittivity of the medium is also increased by a factor of k, so the net effect on the change in electric field has been nullified। वो net effect nullify हो चुका है, k से k कट चुका है, ठीक है। that is why electric field is same। या simple words में कह सकते हो because potential difference across the plates of the capacitor remains same, so electric field between the plates will also remains same। ये भी आप कह सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रीजन है सेकंड वाला, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। क्या समझते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बारे में? चेंज होगा या नहीं होगा? कैलकुलेट करके देखें और डायरेक्टली बता दोगे? चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नया वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नया वाला उसका स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है। एप्सिलॉन एम के एप्सिलॉन नॉट और ई, अभी आपने कैलकुलेट किया वो सेम रहा, वो सेम रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा। सो ई डी डैश के बाहर ले आओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये पहले वाला एनर्जी डेंसिटी है, के टाइम्स बढ़ गया, के टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ये भी के टाइम्स इंक्रीज हुआ। सो एनर्जी डेंसिटी नया वाला के टाइम्स पुराने वाले एनर्जी डेंसिटी का, इट इज इंक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ के। ध्यान से देख लो, कोई गलती तो नहीं की ना हमने। एप्सिलॉन एम की जगह पर के एप्सिलॉन नॉट लिख लिया है, ई डैश की जगह पर ई लिखा है क्योंकि ई डैश ई ही रहा, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाफ के साथ तो पुरानी वाली वैल्यू आ गई, इनिशियल वैल्यू इनटू के टाइम्स बढ़ गया। नाउ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड चेक करते हैं। हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी डैश फाइनल वैल्यू वी डैश फाइनल वैल्यू। सी डैश क्या हो चुका है? के सी, और वी डैश क्या हो चुका है? वो कुछ नहीं हुआ, वो जैसा था वैसे रहा, वी स्क्वायर हाफ के सी वी स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर चेक करो, और उसके अंदर आ गया मल्टीप्लाइड बाय के, तो के टाइम्स बढ़ गई, यू डैश इज इक्वल्स टू के टाइम्स इनिशियल वैल्यू, ये भी इंक्रीज हो गई।
ठीक है, ये भी इंक्रीज हो गई है। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, बाकी सारी वैल्यूज इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के। चेक करो समय के ऊपर, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के एंड इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के। सो बेटा या तो क्वांटिटीज सेम रहती हैं या इंक्रीज होती हैं जब आप बैटरी इन कांटेक्ट के साथ ही स्लैब इंसर्ट कराएंगे, और जब आप बैटरी रिमूव करके स्लैब इंसर्ट कराएंगे तो क्वांटिटीज या तो डिक्रीज होंगी या सेम रहेंगी इन स्पाइट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो आप कैसे भी केस में इंसर्ट कराएं स्लैब, उसे बढ़ना ही है। कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। इसका डायग्राम मैंने रब कर दिया था, मैं दोबारा दे देता हूं आपको सो दैट ये बोर्ड के ऊपर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। हमारी बैटरी यहां से रिमूव हो चुकी है, देखो मैंने बैटरी नहीं बनाई और स्लैब लगाया, इसके अंदर मैंने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब लगा दिया है। ठीक है, इसका डायग्राम है, उसका डायग्राम। सो स्टूडेंट्स कॉपी करें अच्छे से इसको एक पूरे पेपर पे अलग से, और कैलकुलेशंस इन्हीं रोज में कंप्लीट करने की कोशिश करें जिससे कि आपको कैलकुलेशंस भी याद रहें और रिजल्ट्स भी याद रहें। रिजल्ट्स भी याद रहे कि कौन कितना डिक्रीज या इंक्रीज होता है। देखो डिक्रीज या इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ के ही होना है। ठीक है, कोई नई चीज तो आएगी नहीं, सिर्फ के से या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ये आप याद रखें। ठीक, so after completing this students we move towards the next point of this chapter. So बच्चों जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये हमारा लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। सिलेबस तो वी हैव कंप्लीटेड। अभी मैं आपको दो तीन टिप्स आप बोल सकते हैं या कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं, वो मैं देता हूं और फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फिलहाल बंद करेंगे। ठीक है, कहां बंद करेंगे? अपने इस रिकॉर्डिंग रूम में बंद करेंगे, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है ना? सो जो अब ये मैं आपको दो तीन चीजें बताकर भेजूंगा, आप उन्हें अलग से कॉपी करें। ये कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, आपके टिप्स कह सकते हैं। बेटा मैं आपको कुछ बताऊंगा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या क्या बोल सकते हैं आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी जिसको हम कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बताने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में कौन कौन सी देखी, पढ़ी और समझी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि दूसरे मीडियम में लगने वाली फोर्स फ्री स्पेस में लगने वाली फोर्स से कम होती है बाय फैक्टर ऑफ के। याद है ना आपको, ये पढ़ा था। तो यहां से हमारे पास एक के का फॉर्मूला बन गया था उस वक्त पर, के इज इक्वल्स टू फ्री स्पेस की फोर्स अपॉन मीडियम की फोर्स। ठीक है, फोर्स इसलिए कम हुई क्योंकि दूसरे मीडियम में फील्ड भी कम हो जाता है। फोर्स को आप याद करेंगे तो फोर्स इस तरह से होती है, अगर क्यू चार्ज ई फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगी एफ, और क्यू चार्ज ई नॉट फील्ड पर रखा है तो उस पर फोर्स लगेगी एफ नॉट। ये ई एम है तो ये एफ एम होगा। समझ गए आप? याद है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर ये याद नहीं है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है डायपोल का डायग्राम याद कर लो, ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बनाया था, डायपोल प्लस चार्ज माइनस चार्ज, और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी क्यू ई इधर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्योंकि पॉजिटिव है, और इस पर क्यू ई किधर लगाई थी अपोजिट टू द फील्ड क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, इस डायग्राम को याद करोगे तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। सो जो रिलेशन
फोर्सेस की होगी F0 अपॉन Fm क्या है बेटा K। वही रिलेशनशिप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, E0 अपॉन Em भी क्या होगा K। ठीक है, इसी तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंसेस, फिर हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, पहले फोर्स पढ़ा, फिर फील्ड पढ़ा, फिर पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। और इफ यू रिमेंबर करेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशनशिप था, याद है? अगर फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट तो फ्री स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, और मीडियम में Em तो उस मीडियम में पोटेंशियल डिफरेंस Vm। तो जो रिलेशनशिप E नॉट बाय Em इज इक्वल टू K आ रही है वो V नॉट बाय Vm भी तो K ही आएगी। देखो अगर E नॉट बाय Em K आया तो V नॉट बाय Vm भी क्या आएगा K आएगा, थर्ड वो भी क्या आएगा। ओके, इज इट? देन वी विल डू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहां से आता है? पोटेंशियल एनर्जी या वर्क, इट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल ओनली। पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर आप याद करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को आप एनर्जी भी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, याद है ना? तो एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा, मींस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस फ्री स्पेस का था तो ये एनर्जी फ्री स्पेस में थी, और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसी और मीडियम में है तो ये एनर्जी भी उसी मीडियम में आएगी ना। कैंसिल कर लो इसको। तो इफ V नॉट बाय Vm इज K then U नॉट बाय Um is also K, U नॉट बाय Um is also K। ओके, इसके बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप याद करो, फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कोस थीटा। अब एरिया और एंगल तो हम सेम रखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में E नॉट है तो फ्लक्स E नॉट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे मीडियम में Em है, बाकी चीजें हम चेंज नहीं कर रहे, तो फ्लक्स उसी केस में phi m हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गए, सेम है। अगर E नॉट बाय Em K है तो phi नॉट बाय phi m क्या होगा? वो भी तो K होगा, तो phi नॉट बाय phi m भी K होगा। ओके, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, फ्लक्स, ये सब चीजें पढ़ी हैं हमने इस चैप्टर में। एंड लास्ट जो अभी फिनिश किया है दैट इज कैपेसिटेंस, उसे कैसे भूल सकते हैं? और आपने अभी भी पढ़ा है कि अगर फ्री स्पेस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C नॉट होता है तो स्लैब लगाने के बाद कैपेसिटेंस हो जाता है, दूसरे मीडियम को अगर आपने इंसर्ट कराया है तो कैपेसिटेंस हो जाता है KC नॉट, जिसको भी आप C डैश इज इक्वल टू KC नॉट लिख रहे थे, याद है ना? C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और स्लैब लगाने के बाद K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दोनों डेरिवेशंस याद है ना कैपेसिटेंस के? तो K टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है, K टाइम। तो इस बार जरा कुछ चीज बदल चुकी है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसको ध्यान से देखो। इस बार K हो गया है Cm बाय C नॉट, Cm बाय C नॉट, ये थोड़ा चेंज हुआ है। K हो गया है Cm बाय C नॉट, सब में m कहां है? आई थिंक आई हैव रिटन दिस रॉन्ग, phi नॉट बाय phi m, इसको सही करेंगे, phi नॉट बाय phi m, है ना? देखो सब में m नीचे है, कैपेसिटर में नहीं है नीचे, कैपेसिटर में फ्री स्पेस वाला फैक्टर नीचे आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर आप इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिक फॉर्मूले देखेंगे तो इन सब के बेसिक फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में होता है। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r, एप्सिलॉन नॉट नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला ड्यू टू अ चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, एप्सिलॉन नॉट नीचे, ठीक है। पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, इसका था q बाय r स्क्वायर, इसका q बाय r, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट नीचे। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस का बेसिक फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r, अगेन एप्सिलॉन नॉट नीचे,
ठीक है। फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला, फ्लक्स गॉस थ्योरम, गॉस भाई साहब क्या कहते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट नीचे, ठीक है। लेकिन कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट कहां आता है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है, इसलिए इसकी रिलेशन पलट गई, रिवर्स हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए इसमें, ठीक है। सो c m बाय c नॉट। तो आप कह सकते हो कि इतने सारे फॉर्मूले हैं और हर फॉर्मूला एक डेफिनेशन देगा, और इन सबसे पहले जो एक फॉर्मूला था उसे उसे भूल जाओगे क्या, इन सबसे पहले जो एक फॉर्मूला था कि सर k एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है, एप्सिलॉन m होता है, k is equals to epsilon m upon epsilon naught. This is the first formula in this series. ये तो सबसे पहले आएगा फॉर्मूला, इसको नहीं भूलेंगे, डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये आपने सबसे पहले पढ़ा था के लिए, कहां पढ़ा था, कूलम्स लॉ इन अदर मीडियम में, अगर आपको याद है, ठीक। सो यहां से अगर आप k की डेफिनेशन बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से अगर डेफिनेशन बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट separated by a given distance in free space to the electrostatic force between the same two charges separated by the same distance placed in another medium. यहां से अगर बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन फ्री स्पेस to the electric field by the same charge at the same point in the given medium. यहां से आप बोलेंगे, it is defined as the ratio of the potential due to a given charge at a given point in free space to the potential due to the same charge at the same point in the given medium. यहां से आप कह सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो जाएगी डेफिनेशन U. It is defined as the electrostatic potential energy of a system of charges placed in free space to the potential energy of the same system of charges with same configuration, मतलब उनके बीच का गैप वगैरह चेंज नहीं होना, in place in the another medium. यहां से आप बोलेंगे K is defined as the ratio of electric flux due to a given system of charges in free space to the electric flux by the same system of charges with same configuration placed in another medium. And from this we can say that it is defined as the ratio of capacitance of a capacitor with a different medium to the capacitance of the same capacitor with free space as a medium. ओके, ये सब डेफिनेशंस हो गई हैं इसकी। आप इन सारे फॉर्मूले को एक साथ लिख सकते हैं याद करने के लिए। सो बेटा, ये K का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है यहां पर बहुरूपियां, इसके हैं बहुत सारे रूप। सबसे पहला तो अभी तो हमने किया है, कौन सा लिखेंगे सबसे पहला बताइए, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एप्सिलॉन m is equals to k epsilon naught लिखते हैं। देन स्टार्ट में लो, f नॉट अपॉन fm, e नॉट अपॉन em, देन पोटेंशियल वाला, देन पोटेंशियल एनर्जी वाला, ओके, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, फ्लक्स वाला, और लास्ट में कैपेसिटेंस वाला। और इसके अलग भी अगर आपको K का कोई रिलेशनशिप मिलता है तो आप खुद उसको इस सीरीज में ऐड कर लेना, ठीक है। ये सारे आपके K के फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको, ओके। अच्छा बेटा, इसके अलावा आपको इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज में, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, दिस इज फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस कैपेसिटेंस। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज में जो आपने पढ़ी है इस यूनिट के अंदर, आपको पता होना चाहिए कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। फोर्स वेक्टर, फील्ड वेक्टर, पोटेंशियल स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर, फ्लक्स स्केलर, ठीक है, कैपेसिटेंस भी स्केलर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जब आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन करेंगे, इन मतलब इन क्वांटिटीज के किसी भी फॉर्मूले से, जैसे F का फॉर्मूला होता है 1/4π इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूले आपने गॉस लॉ के चैप्टर में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सो ऑन, ठीक है, सेveral फॉर्मूले। तो इन क्वांटिटीज के किसी भी फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे, जो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यही दोनों है ना, मैं उसके लिए बता रहा हूं, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनके फॉर्मूले में
यू सब्स्टिट्यूट या पुट वैल्यू ऑफ चार्ज विदाउट साइन, उसका साइन मत लिखना जब इनके फॉर्मूले यूज करोगे, ठीक है, वरना गड़बड़ाए रहोगे हमेशा, पूरे साल निकल जाएगा तो मैं समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। इस रूल को याद कर लो आज, ठीक है। और जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जो मेनली ये तीनों, ठीक है, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में तो चार्ज आएगा नहीं, बिकॉज़ कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया है। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं ये तीनों, इनके फॉर्मूले जब आप लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, तो इनके फॉर्मूले में चार्ज को चार्ज के साइन के साथ लिखना, पुट वैल्यू ऑफ चार्ज विद इट्स साइन, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको याद होगा, आपने पढ़ा था पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव होता है। अगर आप लिखोगे नहीं चार्ज का साइन, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा था, लाइक चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। मान लो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव लिखोगे तभी तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आएगा। ये फॉर्मूला होता है ना दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4π0 Q1 Q2/R। और अगर अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव, जब एक को प्लस लिखोगे एक को माइनस लिखोगे तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो आपको ये चीजें याद रखनी है। फ्लक्स भी ऐसे ही है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लक्स पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्जेस का फ्लक्स नेगेटिव होता है, और इससे हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। पॉजिटिव फ्लक्स है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव फ्लक्स है तो टुवर्ड्स द एनक्लोज्ड चार्ज, ओके। क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या आता है, गॉस थ्योरम ने हमें बताया Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q पॉजिटिव तो फ्लक्स भी पॉजिटिव, Q नेगेटिव तो फ्लक्स भी नेगेटिव होगा, ठीक है। सो स्केलर क्वांटिटीज में पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन, वेक्टर क्वांटिटीज में इग्नोर द साइन, just put the magnitude of Q, okay। so ये टिप्स आपको याद रखनी है, ओके स्टूडेंट्स। कॉपी कर सकते हैं आप, इनको कॉपी कर लीजिए। एक चीज और बताऊंगा और उसको बताकर आज की क्लास खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट यूनिट से होगा फिर, ठीक है। आपको याद होगा, कहां बताएं, यहां बताएंगे डायरेक्ट, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो लाइंस थी उसमें, बड़ी फेमस सी लाइन थी, अब तो याद हो गई होंगी सर। एक लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं और एक लाइन को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, याद है ना बेटा। जो पॉइंट एक्सियल लाइन पर होता है उस पॉइंट का एक और नाम भी है एंड ऑन पोजीशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर एंड ऑन पोजीशन, तो फिर बेहोश मत हो जाना कि एंड ऑन पोजीशन क्या होता है। एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन में जो भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का भी एक और नाम है, उन पॉइंट्स का नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये इसकी ब्रॉड साइड है ना डायपोल की, ब्रॉड साइड, ठीक है, और इधर एंड हो जाता है डायपोल का, एंड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन, ओके। सो इन नामों से भी इक्वेटोरियल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट को बुलाया जा सकता है। सो इन नाम को आप याद करें, रिमेंबर दीज टर्म्स आल्सो, ओके। इसी तरह के बहुत सारे टिप्स और कॉन्सेप्ट्स की बच्चों हमेशा आपको जरूरत रहती है एक नया चैप्टर पढ़ने के बाद, और ये सारे टिप्स और कॉन्सेप्ट्स मेनली कब बताए जाते हैं, जब आप और हम इन चैप्टर्स को करने के बाद इन चैप्टर्स के प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करते हैं, वेदर इट बी फ्रॉम योर रिफ्रेशर्स, और वो असाइनमेंट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो भी होंगे, ठीक है। सो जब हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस असाइनमेंट के थ्रू करेंगे तब आपको और भी बहुत सारे इसी तरह के टिप्स और कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिनको करने के बाद ही आपके एक पर्टिकुलर यूनिट की प्रिपरेशन 100% कंप्लीट मानी जाएगी। अदरवाइज सिर्फ थ्योरी और लेक्चर अटेंड करने से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। जिन लोगों का टारगेट होता है 90-95 प्लस, वो तभी लाएंगे जब एक्सरसाइजेस करेंगे, जब असाइनमेंट्स करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि चैप्टर हमारा, यूनिट हमारा कंप्यूटर स्टडीज का आज पूरा हो चुका है, लेकिन वो पूरा हुआ है यहाँ इस रिकॉर्डिंग रूम में, उसे आपको अभी प्रैक्टिस करते रहना है until and unless you feel confidence, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे। So that's all for the lecture today। और
आपको अगर आज के लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम रही है तो बेटा प्लीज कंसल्ट मी, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।